मैं देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में यहाँ उपस्थित लोगों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम उन सभी महानायकों और वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों ने बलिदान और शौर्य की अमर गाथाएं लिखी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों में 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्र अर्जित किए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद कर्नल D.S. थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता से पाकिस्तान के भवलपुर और मुर्दी के स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र मिलने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके पराक्रम पर पूरे प्रदेश को गर्व है। आप सभी जानते हैं कि 2 साल पहले आप सबके सहयोग से जीवन काल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का कामयाबी के साथ सामना किया है। इस साल भी मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह बहुत दुखदायी है कि इस वर्ष आपदा में हमने 222 से ज्यादा बहुमूल्य जानों को गंवाया है। हम सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने निकट संबंधियों को होने वाले परिवारों के साथ स्थावना व्यक्त करते हैं। मैं सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के मसरेन में बद हादसे के दौरान मृतक 8 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किया गया है। इस पैकेज में मुआवजा राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना की 1,30,000 रुपए की सहायता राशि को हमने अपने संसाधनों से बढ़ाकर 7 लाख रुपया किया है। मैंने निर्देश दिए हैं आपदा के कारण जो घर रहने लायक नहीं रह गए हैं उन्हें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त माना जाए और उन्हें भी 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए हमारी सरकार ने मुआवजा राशि को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। दुकानों या ढाबों को नुकसान पर मिलने वाली
10,000 सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है। गौशाला को नुकसान पर अब 10,000 की जगह 50,000 रुपया दिए जाएंगे। किराएदारों को उनके सामान के नुकसान पर 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। मकान मालिक को भी सामान के नुकसान पर 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 37,500 रुपये की बजाय 55,000 रुपया प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा। बकरी, सुअर और भेड़ के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई है। हम जानते हैं कि मंडी जिला में आपदा के दौरान पॉली हाउसेस को भी काफी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉली हाउसेस के लिए 25,000 रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया है। मकान को गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपया प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति बीघा किया गया है। हमने फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा किया है। कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपया प्रति बीघा की गई है। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को किराए के मकान में रहने के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण प्रदेश के लोगों को लगातार आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राज्य सरकार हर प्रभावित आपदा परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वर्ष 2023 में आपदा में भी प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसका मूल्यांकन केंद्र सरकार की टीम ने खुद आकर किया। लेकिन इसकी एवज में केंद्र सरकार से हमें मात्र 1,500 करोड़ रुपए की मदद मिली है, वह भी 2 साल बाद। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आपदाओं से निपटने के लिए 2,242 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने साल 2023 के आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का अपने संसाधनों से विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इस वर्ष आई आपदा में भी प्रदेश को काफी नुकसान हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर मंडी जिला में हुआ है। आपदा परिवारों की मदद के लिए मैं दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिला हूं, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों की मदद करेगी। हमारी सरकार ने इस साल आई आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करने की घोषणा करता हूं। इस पैसे का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए किया जाएगा। हम यह भी देख रहे हैं कि अब आपदाएं लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार का बहुत सा समय और धन
राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के काम में लगता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत राज्य सरकार अब राहत से बचाव और आपदा प्रभावितों के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसका राज्य सरकार प्रावधान करेगी। मैं जानता हूं कि आपदा कई लोगों से उनकी रोजी रोटी का साधन छीन लेती है और यह पैसा उनके रोजगार के अवसरों को बचाने और डिजास्टर मिटिगेशन पर खर्च किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। मैं प्रदेश वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारी सरकार पर भरपूर भरोसा किया है। आपकी इस ताकत ने धनबल की जगह जनबल की जीत सुनिश्चित की है। हिमाचल के विकास और खुशहाली के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों पर किसान को एमएसपी दिया है। मक्की को 40 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। 10 जिलों के 1509 किसानों से लगभग 399 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई है और उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा किए गए हैं। प्राकृतिक गेहूं की खरीद भी 60 रुपए प्रति किलो की दर से पूरे राज्य में जारी है। अब तक 838 किसानों से 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है जिसकी अवधि में उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 27 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। गेहूं के लिए परिवहन भाड़े पर सरकार ने 4,15,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी है। हमने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो एमएसपी दिया है। प्रदेश के 6 जिलों के किसानों से अब तक 127 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी खरीदी गई है और उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 14 लाख रुपया जमा कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित किया है। सरकार घाटी के किसानों से अगले महीने से 60 रुपए प्रति किलो की दर से जौ की खरीद शुरू करने जा रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े 3,06,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारी सरकार ने हमीरपुर जिला में स्पाइस पार्क और उन्ना जिला में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फैसला लिया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर किसानों को एमएसपी दिया है। वर्तमान में लगभग 38,400 किसानों से हर रोज औसतन 2,25,000 लीटर गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि 1,482 भैंस पालकों से हर रोज 7,800 लीटर दूध 61 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मिलेट सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए कर दी गई है। हम किसानों को भी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध ले जाने पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से यह सब्सिडी दे रहे हैं। प्रदेश सरकार अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। कांगड़ा जिला के ढगवार में
201 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक की क्षमता वाले स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के बनने से 4 जिलों में 35,000 से अधिक दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रदेश के बाकी स्थानों पर भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का विस्तार और निर्माण कार्य जारी है। अपनी गारंटी को पूरा करते हुए हमने पशुपालकों से 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से ऑर्गेनिक खाद और केंचुआ खाद खरीदना शुरू कर दिया है। बागवानी प्रदेश की रीढ़ है। पिछले सेब सीजन में हमने यूनिवर्सल कार्टन जरूरी बनाया है। इस ऐतिहासिक पहल से राज्य के हजारों बागबानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों को भी एमएसपी दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है और वहीं बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे को 12 रुपए जबकि गलगल को 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य सरकार सीडलिंग, कलमी व कच्चा अचारी आम 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। नए वन लगाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसमें महिला मंडलों और युवक मंडलों को शामिल किया जा रहा है। इससे नए जंगल तैयार होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है कि पिछले 2.5 साल में हमारी प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। NAS सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश के पहले 5 राज्यों में शामिल हुआ है, जबकि 2021 में 21वें रैंक पर थे। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिसके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इस साल जारी असर रिपोर्ट में भी हिमाचल के बच्चों का पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के अपने कार्यकाल के आखिरी 9 महीनों में बिना बजट और बिना प्लानिंग के 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए हैं। वर्तमान सरकार को 1000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर स्कूलों में 0 एनरोलमेंट थी। कई स्कूलों में 1ली से 5वीं क्लास तक 5 से भी कम बच्चे रह गए थे। अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और गैर जरूरी खर्चों में भी कटौती हुई है। भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने 1ली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा वाला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट के पर भेजा गया है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के प्रयास कर रही है ताकि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा मिल सके। आज मैं घोषणा करता हूं कि सभी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अध्यापक एकेडमिक सेशन के बीच रिटायर नहीं होंगे। उन्हें सेशन के अंत में रिटायर किया जाएगा। इनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अध्यापक शामिल
होंगे। इसके अलावा मैं प्रदेश में अगले एकेडमिक सेशन से 200 CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोलने की भी घोषणा करता हूं। हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। ई वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हमने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा है। इस कदम से आज युवाओं के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर E3 व्हीलर्स के 2000 परमिट जारी करने की भी घोषणा करता हूं। हमने जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जबकि गैर जनजातीय इलाकों में इन सौर परियोजनाओं के लिए 4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इन परियोजनाओं में बनने वाली बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड खरीदेगा, जिससे युवाओं को अशोर्ड इनकम मिलेगी। इस योजना के लिए मैं 61 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य जारी है। 327 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। दूसरे हिस्से में निजी भूमि पर 50% सब्सिडी पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तीसरे हिस्से में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 2,96,280 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, हम आपको विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत ना रहे। मैं खुद प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने पर चर्चा कर रहा हूं। IGMC शिमला और टांडा में हमारी चर्चा हो चुकी है और नेरचौक अस्पताल के डॉक्टरों के साथ चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आऊंगा। हमने रोबोटिक सर्जरी की ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। प्रदेश के मरीजों को पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला के चमियाना हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो चुकी है। यह प्रदेश का पहला हॉस्पिटल भी बन गया जिसमें मरीजों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिलेगी। आने वाले समय में IGMC शिमला, नेरचौक, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है। हम मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक में पुरानी मशीनों को बदल रहे हैं। नई और आधुनिक MRI, CT स्कैन, एक्सरे मशीन लगाने के लिए सरकार ने 3000 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है।
मैं आज सरकाघाट के लोगों को अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेर चौक से सरकाघाट शिफ्ट करने की भी घोषणा करता हूं। हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को बेहतर इलाज देने के लिए इसका विस्तार किया गया है। अब आपात स्थिति में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हिमकेयर कार्ड बना सकेंगे। हिमकेयर कार्ड हर वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने में हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे। बीपीएल, मनरेगा, फेरी वालों, अनाथ और जेल कैदियों के निःशुल्क हिमकेयर कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ है और हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दिशा में कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य अभी जारी है और पर्यटकों की सुविधा के लिए 16 हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने का कार्य भी जारी है। कांगड़ा जिला को हमीरपुर हमारी सरकार प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। देहरा के बनखंडी में 619 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल जू बनाया जा रहा है। हमारी योजना आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं पर 3000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हमने बॉर्डर टूरिज्म की भी शुरुआत की है। अब देश और प्रदेश के पर्यटक चीन की सीमा के पास भी जा रहे हैं। मैंने केंद्र सरकार से शिव किला की तरफ से मानसरोवर यात्रा शुरू करने की मांग की है। पिछले 2 साल में 1584 किलोमीटर लंबी सड़कों और 143 पुलों का निर्माण किया गया है। आजादी के बाद पहली बार शिमला जिला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क को पक्का किया जा रहा है। बड़ा बंगाल को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने करुणामूलक रोजगार नीति में बदलाव किया है। अब प्रति परिवार सालाना आय की पात्रता को 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया गया है, ताकि इसके दायरे में ज्यादा परिवार आ सके। हमारी सरकार ने सरकार गांव द्वार के कार्यक्रम की अनूठी पहल की है, जिसके तहत मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर किसी एक गांव में रात को रुक रहे हैं और लोगों की समस्या पर मौके पर समाधान कर रहे हैं। प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को जुटाने और फजूल खर्ची रोकने के लिए भी काम कर रही है। पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाने में कामयाब रही है। हमारी सरकार केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के हितों की मजबूती के साथ पैरवी कर रही है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नीति आयोग से ग्रीन बोनस और राजस्व घाटा अनुदान बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना को पंजाब से वापस लेने और बीबीएमबी से बिजली लेने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम बांकू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। अब हमें 1050 मेगावाट की इस परियोजना में 12% की बजाय 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का केस भी जीता है। प्रदेश को अब इससे सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी हो रही है।
प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है। मैं स्वयं एक आम परिवार से आता हूँ, इसलिए आम आदमी की मुश्किलों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने कई वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष राजस्व अदालतों की शुरुआत की है। ये अदालतें तहसील और उप तहसील सहित स्तर पर लगाई जा रही है, जिनसे अब तक 3,99,000 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में माई डीड नाम की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल एक बार ही सरकारी दफ्तर जाना होगा। पहले चरण में यह परियोजना बिलासपुर जिले की बिलासपुर सदर तहसील, चंबा जिले की डलहौजी तहसील, हमीरपुर जिले की गलोड़ तहसील, जिला कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील, जिला कुल्लू की भुंतर तहसील, जिला मंडी की पद्दर तहसील, जिला शिमला की कुमारसैन तहसील और जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील, जिला सोलन की कंडा घाट तहसील और जिला ऊना की बंगाना तहसील में शुरू की गई है। आने वाले समय में हम इस परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। हमारी सरकार ने जमाबंदी को भी आसान बनाने के लिए पहल की है। इसमें उर्दू, अरबी और फारसी जैसी भाषा के शब्द को हटाकर उनकी जगह आसान हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कोई भी अपने जमीन के रिकॉर्ड को आसानी से समझ सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। हमने सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 2.5 साल में 23,191 युवाओं को नौकरी दी है। हमने 5,452 पद अध्यापकों के भरे हैं, जिसमें 1788 पद जेबीटी, 760 पद वोकेशनल टीचर, 650 पद पीजीटी, टीजीटी आर्ट्स के 599, टीजीटी नॉन मेडिकल के 405, टीजीटी मेडिकल के 410, शास्त्री के 205, लैंग्वेज टीचर के 175, ड्राइंग टीचर के 458 पद भरे हैं। आने वाले समय में शिक्षा विभाग में ही अध्यापकों के और पद भरे जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 51,425 युवाओं को नौकरी मिली है। अगले महीने में 13 से ज्यादा युवाओं को पुलिस में नौकरी मिलने जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले महीने में सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद और डॉक्टरों के 200 पद भरेगी। हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है, चाहे नौकरियों की बात हो या सरकार के फैसले लेने की। पिछले 2.5 साल में हमने हर स्तर पर पारदर्शिता के साथ काम किया है। हम चाहते हैं कि मेहनत करने वाले और मेरिटोरियस बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिले। वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया है, क्योंकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस आयोग में नौकरियां नीलाम होती रही, लेकिन हमारी सरकार ने एक सख्त फैसला लिया और भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद कर दिया। इसके स्थान पर अब राज्य चयन आयोग बनाया गया है। इस आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाले एग्जाम में सिर्फ इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर नौकरी दी जाती रही है। रिटन एग्जाम के नंबर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए थे और फाइनल मेरिट में रिटन एग्जाम के नंबर नहीं जोड़े जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है
कि फाइनल मेरिट में रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ेंगे ताकि सही मायने में मेहनती बच्चा नौकरी पर लगेंगे। परीक्षा में नकल को लेकर भी हमारी सरकार गंभीर है। हमने फैसला लिया है कि परीक्षाओं में नकल करने वाले और करवाने वालों को 3 साल की कैद का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकार विधानसभा में बिल लेकर आ रही है। कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमने 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या इससे अधिक की सेवा अवधि पूरे कर चुके 1386 पात्र जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है। वर्तमान में प्रदेश के युवाओं में ड्रग्स की आदत बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए हमने विधानसभा में विधेयक पारित किया है। इसके अलावा नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान किया है। नशा तस्करों की अवैध संपत्ति की कुर्की के प्रावधान के लिए भी अलग विधेयक पारित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर जिला नशा निवारण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला के कोटला ब्लॉक में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला मॉडर्न रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पाठ्यक्रम में नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कई कदम उठाए हैं। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है। हमने नशा माफिया की 42 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति जब्त की है। हमने पुलिस की भर्ती में चिट्टे का टेस्ट अनिवार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार नशा माफिया के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टे को प्रदेश में जड़ से मिटाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में पंचायत सचिव, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक पुलिस हेड कांस्टेबल शामिल होंगे। पुलिस की जिम्मेवारी होगी कि नशे से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करे, समिति में साझा करे और तुरंत एसएचओ तथा वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाए। एसपी और थाना अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत बार हेड कांस्टेबल नामित हो, नियमित संपर्क बनाए एवं बैठकें हो और हर महीने रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। मैं आप सभी से उपेक्षा करता हूं कि इस कार्य में देरी ना हो, क्योंकि समय पर कार्रवाई हो कि हमें नशे के खिलाफ लड़ाई में सफल बनाएगी। मैं आज एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम की घोषणा करता हूं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करना है जो पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। ये नौजवान चिट्टे की रोकथाम के साथ साथ जागरूकता में मदद करेंगे और समय पर गुप्त सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने में सहायता करेंगे ताकि चिट्टा माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया जाएगा। मैं हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनाने की भी घोषणा करता हूं। इस बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल, पंचायती राज, कारागार विभाग के एक्सपर्ट के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, सामाजिक वैज्ञानिक भी सदस्य होंगे। यह बोर्ड नशे की रोकथाम और नशे के चुगल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार नशा की दलदल में फंसे युवाओं को
पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए नीति आयोग, एम्स, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। नशे पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है। प्रदेश सरकार और पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें मिलने वाली सहायता में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की गई है। हमने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध तथा आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए हमारे संकल्प में वित्तीय स्थिति कोई बाधा नहीं बनेगी। हम आपकी उम्मीदों के अनुसार आपके सहयोग से अपने सुंदर पहाड़ी राज्य को विकास के नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा सभी प्रदेशवासियों को सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मेरे पास सरकाघाट के हमारे गांव कांग्रेस के प्रत्याशी पवन ठाकुर जी आए, उन्होंने कुछ मांग रखी है। मैं आपके जो पुराना बस अड्डा है, इसको नए बस अड्डे को बनाने की घोषणा करता हूं। सरकाघाट हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों से 150 बिस्तरों का अस्पताल करने की घोषणा करता हूं। मैं शिव के मंदिर के पास रेवेन्यू की लैंड को पार्किंग के लिए देने की घोषणा करता हूं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।